All right, hi everyone. Good morning. एक मिनट दो मुझे. हाँ. Good morning, Krishna. Hi, Sanyam. Good morning, Precious. Good morning, Ishan. Good morning, Shravya. All right. So आप लोगों के साथ में लास्ट क्लास में मैंने n फैक्टर का बेसिक कैलकुलेशन, डेफिनेशन कैलकुलेशन एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था और उनका प्रैक्टिस करना काफी इम्पोर्टेंट है. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया नहीं था बिकॉज आई रियलाइज दैट थोड़ा सा और पढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स पर अप्लाई करने की ज़रूरत है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट को. एंड वंस आज का लेक्चर हो जाएगा क्लास में, मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो फिर आई कैन गिव यू सब्सटैंशियल होमवर्क जो कि आप अगले सैटरडे तक ट्राई कर सकते हो. ठीक है, तो आज का डिस्कशन इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, which is something very similar to a question that we did in the last class. याद है लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था आखिरी में, एक मेटल था जो एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था. आपके नोट्स में लिखा होगा ना. तो वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है और आपको उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2. A1 was the mass of metal and A2 was the mass of its oxide. ठीक है, दोनों तरीके से सोचना, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी सोचना, मोल कॉन्सेप्ट से भी सोचना. ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको दोनों मेथड्स बताए थे, एक बार पढ़ लो, देख लो, रिवाइज कर लो कैसे करा था लास्ट क्लास में, एंड देन गेट मी एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. फटाफट शुरू हो जाओ. नहीं, वो इतना ही क्वेश्चन है सर्वेश, वो मैंने बाकी हटा रखा है ना क्योंकि फिर सोल्यूशन दिख जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गिव यू दैट हेल्प टू स्टार्ट विद. अच्छा, तुम लोगों को किसी को तरीका पता है क्या कि मतलब इज देयर सम वे इन व्हिच आई कैन प्रिवेंट सामने वाला टू स्क्रीन कैप्चर? जैसे अभी मैं तो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट सम ऑफ यू आर स्क्रीन कैप्चरिंग, बट इज देयर सम वे दैट कैन अवॉइड इट? कुछ ऐसा होता है ना, मतलब जैसे तुम किसी ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, या फिर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको तुम, बट वो मोबाइल ऐप से रिलेटेड ही है, स्ट्रीम नहीं कर सकते, लाइक द स्क्रीन डार्कन्स, कास्ट नहीं कर सकते. हम्म, वो तो है, बट चलो ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन पे वर्क करो, बाकी चीज़ों पे मैं दिमाग लगा लूंगा. आया नहीं आया किसी का भी तो कुछ भी, कुछ हिंट चाहिए? शुड आई गिव सम हिंट?
हम्म, सिक्सटीन नहीं अमान, तुमने थोड़ा सा केयरलेस मिस्टेक कर दिया। 16 की जगह वो 8 होना चाहिए। ये सर्विस तुम्हारा 18 है कि 8 है? 18 नहीं, 18 नहीं, 8 होना चाहिए। वो इन टर्म्स ऑफ A1 A2 है, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। चलो, जिसका नहीं हो पा रहा है उसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इतना हिंट ले लो, मेटल प्लस O2 इज गिविंग मेटल ऑक्साइड, ऐसा तो लिख सकते हो ना। एंड इसका A1 ग्राम्स है, उसका A2 ग्राम्स है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास O2 विल बी A2 minus A1 grams। आया अभी? हाँ ठीक है प्रशस्त। तो इसमें कैसा है, अभी अपन ने देखा, मैं किसी भी दो के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देता हूँ, राइट। मेटल के साथ में इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। और ऑक्सीजन के लिए मैं इक्विवेलेंट वेट्स लिखना चाहूंगा मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का, 0 से -2 में जा रहा है और 2 एटम जा रहे हैं ना। यहाँ पे आई थिंक तुमने गड़बड़ किया था, ठीक है। दिस इज द कैच, एन फैक्टर इज फॉर ऑक्सीजन गैस O2 इज 2, ठीक है। या अगर आपको ऐसा भी नहीं लिखना था, इफ यू वांटेड टू राइट मेटल प्लस ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में ही लिखना था तो भी चलता, क्योंकि फिर इसका A1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट वुड हैव बीन A2 माइनस A1 अपॉन, अब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, अपॉन 16 लिखूंगा ना अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन लिख रहा हूँ यहाँ पर। और फिर आप एन फैक्टर 2 लिख सकते हो,
0 से ऑक्साइड में जा रहा है, ठीक है। तो आइदर यू डू दिस और यू राइट इट इन दिस वे, ठीक है। समझ में आया बाकी लोगों को? ठीक है, मोल कंसेप्ट से करके दिखाओगे एक बार? मोल कंसेप्ट से लेट मी गिव यू अ हिंट, मेटल ऑक्साइड को M2OX बोल दो। अब मुझे मोल कंसेप्ट से करके बताओ, लाइक मेटल का वैलेंसी X और ऑक्सीजन की 2 है ही सही। अब मुझे मोल कंसेप्ट से करके भी बताओ एक बार, ये जैसे लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, सोचा था। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, फिर मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट करो, देखो आ रहा है क्या सेम आंसर। आया मोल कंसेप्ट से? तो आप कैसे करोगे? मेटल का एटॉमिक वेट m है, वैलेंसी x है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स M2OX, लेट दैट बी योर मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट जो आपको निकालना है वो ना तो m निकालना है ना तो x निकालना है, ठीक है, क्योंकि आप 2 वेरिएबल क्रिएट कर लोगे, बट द गुड थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू सॉल्व द 2 वेरिएबल्स, यू विल हैव टू जस्ट गेट m अपॉन x। तो आप शुरू हो जाओ, ठीक है।
यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर x है, तो n फैक्टर कितना हो गया मेटल का? x इंटू 1 एटम है यहाँ पर, और ये M2OX का n फैक्टर कितना हो जाएगा? आई थिंक यहाँ पे आप लोग शायद कुछ बच्चे अटके होंगे। अगर उन्होंने ऑक्सीजन यूज कर लिया होगा तो ऑक्सीजन का तो खैर बढ़िया है ही सही, लाइक दे वुड हैव वर्कड विद ऑक्सीजन। अच्छा नहीं, ये वाला भी मैंने ओके, ओ ये तो वापस से इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट वाला ही है। इसमें मैंने एक्चुअली रादर देन यूजिंग मेटल एंड ऑक्सीजन, मैंने मेटल और मेटल ऑक्साइड को इसमें इक्वेट करा। ठीक है, सॉरी, ये सेकंड मेथड मैंने इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, मोल कंसेप्ट का ये थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर मैं मोल कंसेप्ट का भी दिखाता हूँ, बट बीच में चलो ये आ गया है तो इसको भी नोटिस कर लो। ये पिछले वाले मेथड में मैंने किस किस के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करे? मेटल और ऑक्सीजन के, है ना, एंड इट मेड लाइफ इजियर। व्हाई? बिकॉज इनके एन फैक्टर्स निकालना बहुत आसान था आपके लिए। ये सेकंड जो मैंने मेथड यहाँ पे करा है, नोटिस करना, इसमें मैंने मेटल के और मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करे हैं। ठीक है, मेटल और मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने में मेटल वाला साइड तो आसान है, ठीक है, बट मेटल ऑक्साइड का एन फैक्टर निकालना इज अ मिसलेनियस थिंग। ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैन यू सी मेटल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। कैन यू नोटिस दैट? अभी तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं कराया ना मैंने अभी आपको, अभी तक मैंने ऐसे एग्जाम्पल कराए थे जिसमें एन फैक्टर निकालना होता है। तो क्या होता है, एक्स वाई जेड कंपाउंड होगा, तो उसमें एक्स और जेड स्पेक्टेटर है और जो वाई है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहा होगा। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करे थे, ठीक है, दोज आर सिंपल केसेस, बट धीरे धीरे हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। यहाँ पर ऐसा है कि मेटल और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मिसलेनियस केस ऑफ एन फैक्टर। ठीक है, मिसलेनियस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो हम लोग बाद में देखेंगे, मिसलेनियस केस ऑफ एन फैक्टर विल रेफर टू दिस लेटर। आज की क्लास में तो नहीं, बट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा ये, ठीक है। इसका 2x कैसे निकाला वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, मतलब इसमें मेटल या ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक को ले लो, ठीक है, मेटल एक्स का चेंज हो रहा है, 2 एटम है, या फिर ऑक्सीजन के बारे में देख लो, 2 का चेंज हो रहा है एक्स एटम से, तो दोनों में से किसी एक को भी ले लो। तो उससे भी आप करोगे, इसके और इसके इक्विवेलेंट्स भी इक्वेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और इसको मैं लिखने का टाइम देता हूँ आपको, पहले आप मोल कंसेप्ट वाला तरीका देख लो, क्योंकि मैनी ऑफ यू वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मोल कंसेप्ट का तरीका। मोल कंसेप्ट का तरीका में ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, राइट? कैन यू सी द बैलेंस्ड इक्वेशन? मेटल प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग M2OX, तो 2m, और ये x/2 कोफिशिएंट हो गया। फिर मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करके m/x निकाल लिया, जो कि हमको चाहिए था, ठीक है। मोल कंसेप्ट वाला तरीका समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। जिसको नहीं आया था वो लिख लो। जिसको आ गया था वो ऊपर वाला तरीका जो मैंने एक और बताया वो लिख लो। ठीक है, मैं दोनों पे ऐसे, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, दिख रहा है अभी? जूम करके देख सकते हो, फटाफट लिख लो।
ऑलराइट, लिखा सबने? सर 2 मिनट। लिखो लिखो। तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द लगा मुझे। सुबह सुबह उठने का दर्द है क्या तुम्हारी आवाज में? सुबह उठा, बेचारा दुबई में बैठता है, घर वाले भी जगह नहीं होंगे अभी। दुबई में हो तुम? कहाँ पर हो? कतर में? कुवैत में? सर मैं कुवैत में हूँ। इधर कुवैत 5:30 हुआ है। 5:30 है। बेचारा मेरे को बोलता है कि सर आप क्यों मेरे को टॉर्चर कर रहे हो, मैं सुबह 8 बजे की क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा, रिकॉर्डिंग दे दो। तो वैसे ये बच्चे जुगाड़ करते हैं रिकॉर्डिंग का। इससे पूछो, ये ईशान को सारी ट्रिक्स पता है। लिखा अभी? यस सर। ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट ऑन सच क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए बुकलेट में। आज मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, तो आप भर भर के प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, तो अब मैं आ जाता हूँ मिसलेनियस केसेस ऑफ एन फैक्टर कैलकुलेशन के ऊपर। सो हम लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेशन का सिंपल केस तो देखा हुआ है, जो एकदम बेसिक सिंपल केस है। क्या था वो? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। हम लोग मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते थे, उसमें जो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा होता था उसके ऊपर फोकस करते थे कितना चेंज हो रहा है, और मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स है वो कैलकुलेट करके हम लोग एन फैक्टर निकाल लेते थे। ठीक है, अब थोड़े मिसलेनियस केसेस हैं यहाँ पर, एक एक करके ऑब्जर्व करते रहना। करीब 4-5 मिसलेनियस केसेस होंगे। आज हम लोग 2 देख पाएंगे, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। तो पहला मिसलेनियस केस देखेंगे फॉर एसिड्स एंड बेस। नाउ इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास में इनफैक्ट रिएक्शंस के बारे में बता रहा था कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है कौन सा नहीं है, राइट, वो सब हम लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। तो उसमें you would have seen that एसिड बेस रिएक्शंस जो थे वो नॉन रिडॉक्स थे, मतलब उसमें एन फैक्टर चेंज नहीं होता था। सॉरी, एन फैक्टर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक HCl plus NaOH गिविंग NaCl plus H2O। इसमें आप नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन +1 का +1 ही रहेगा, क्लोरीन -1 का -1 ही रहेगा, सोडियम +1 का +1, ऑक्सीजन -2 का -2, राइट, कुछ चेंज नहीं हो रहा था। बट हम इन नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस पर भी इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का फायदा ये है ना कि फास्टर कैलकुलेशन करने में हेल्प कर देता है। तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ जुगाड़ देखें, कुछ तरीके देखें। क्या है वो? बहुत ईजी है, आप देखोगे यहाँ पर। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब यू कैन से दिस इज 1A एंड 1B। 1A क्या हो गया? जहां पर नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में है एसिड या बेस, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है आपके सामने, बस एसिड दे दिया या बेस दे दिया और बोला है कि इसका एन फैक्टर बताओ, ठीक है। एंड उसी तरीके से फिर मैं रिएक्टिंग कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। तो यहां पर नोटिस करेंगे
सबसे पहला, under non-reacting conditions, n factor of an acid is the number of H plus it can give. ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, per molecule. ठीक है, नंबर ऑफ H plus it can give per molecule, ये एसिड के लिए n फैक्टर हो जाएगा, और बेस है तो उसके लिए it will be the number of H plus it can accept per molecule. ठीक है, या फिर number of OH minus it can give. That's the simple way of calculating n factor for acid or base under non-reacting conditions. तो जैसे for example, अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ आंसर्स निकालने के लिए बोलूं खुद से, ठीक है, तो बताओ जरा। हाँ, एसिडिटी या बेसिसिटी होगी क्या एक तरीके से, करेक्ट। फटाफट फटाफट आंसर दो। HCl का 1, H2SO4 का 2, H3PO4 का 3, H3PO3 का 2। धोखा खा गए कृष्णा, तुम भूल गए। H3PO3 में क्या होता था, एक H तो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड होता था ना, दैट वाज नॉट आयोनाइजेबल। ये आयोनाइज हो सकता है, ये आयोनाइज हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना। दिस वन वाज नॉन आयोनाइजेबल। आप ही को याद रखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में थोड़ा ना मतलब लिख के आएगा कि देखो ये देखो इसमें तो आयोनाइज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर बन के थोड़ा ना आएगा, राइट। व्हाट अबाउट दिस वन, NH4OH या NH3, एक रहेगा ना। अगर NH4OH देखूंगा तो इट बिहेव्स लाइक अ बेस बाय गिविंग OH माइनस, और अमोनिया देखूंगा तो इट बिहेव्स लाइक अ बेस बाय एक्सेप्टिंग 1H प्लस। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी आप लोग मुझे बताना, इस केस में क्या रहेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, ऑक्सैलिक एसिड। हाँ नहीं, मैं दूंगा ऊपर वाला कॉपी करने के लिए, रुक जाओ। ऑक्सैलिक एसिड का रहेगा 2। व्हाट अबाउट HC2O4 माइनस। ठीक है, तो यहां पर दिस इज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा। तो अब इसके बारे में, अगर ये एज एसिड बिहेव करेगा तो इसका n फैक्टर 1 रहेगा, एक H प्लस दे सकता है ना ये। और अगर ये एज बेस बिहेव करेगा तो भी इसका n फैक्टर 1 रहेगा, इट कैन एक्सेप्ट 1H प्लस पर मॉलिक्यूल। समझ में आया। इज दिस क्लियर फॉर दिस एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, कैसे सोचा गया। ठीक है, और इसके नीचे जो ऑक्सिलेट आया ना वो तो आप बता सकते हो, 2H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो इतने एग्जाम्पल लिखो फटाफट। सर ऊपर का स्टेटमेंट। अच्छा, ऊपर का स्टेटमेंट भी नहीं लिखा, रुको थोड़ा और जूम कर लेते हैं।
ठीक है, अभी दिख रहा है? Yes, sir. सर वो स्टार्टिंग से नहीं लिखा था। स्टार्टिंग से ही नहीं लिखा। मिसलेनियस केसेस ऑफ एन फैक्टर कैलकुलेशन। वन ए वन बी मतलब ये वन ए चल रहा है ना, दिस इज वन ए, सॉरी वन, हाँ ये वन ए है नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में। सब बुलेटिंग कर रहा हूँ यार। लिख लो तब बताना मुझे। हो गया, लिख लिया? ठीक है, चलो इनके बारे में बता दो जिसमें मैंने, अरे ये छुपा देना चाहिए था, ये तो मैंने हिंट ही दे दिया, बट चलो दे दिया तो अब क्या है, कर लो, बताओ फटाफट आंसर। व्हाट विल बी द n फैक्टर ऑफ H3PO4? H2PO4 minus
एज एसिड 2 दे सकता है ना, 2H+ देने लायक है ये भी, और एज बेस 1 एक्सेप्ट कर सकता है. व्हाट अबाउट दिस, एज एसिड ये 1 दे सकता है और एज बेस 2H एक्सेप्ट कर सकता है. What about this one? This can't behave like acid, it can only behave like base and it can accept 3H+ per molecule. ठीक है, समझ में आया? चलो फटाफट लिखो ये भी. सर आप थोड़ा जूम करके बस लास्ट पार्ट दिखा सकते हो एक बार? इतना यस सर. क्या आंसर आ रहा है? चलो इसका नेक्स्ट बताओ. इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4.2H2 ऐसे पूछ लिया आपसे. as acid, एन फैक्टर नहीं पूछा ईशान, इक्विवेलेंट वेट पूछा है. कंफ्यूज मत हो दोनों चीज के बीच में. एक ऑप्शन 2 भी रहेगा और फिर तुम जल्दबाजी में वो मार्क करके आके खुश हो जाओगे.
राइट 63 आंसर आ जाएगा, सिंपल ही है। चलो इस वाले क्वेश्चन का बताओ। ऑलराइट, सो इसमें अगर ये एज एसिड बिहेव कर रहा है तो कितने H प्लस दिख रहे हैं जो कि दे सकता है? यहाँ पर नोटिस करो ना, ये एज एसिड 3 H प्लस दे सकता है। एक ये वाला पूरा मॉलिक्यूल में कह रहा हूँ, और 2 ये वाले, है ना। और कितना ले सकता है? ये K प्लस की जगह ले सकता है, राइट। तो A एंड C ऑप्शन आपके आंसर आ रहे हैं। एम्फोटेरिक है ये, एज एसिड 3 H प्लस दे सकता है और एक एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आया? चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। नॉर्मेलिटी याद है ना, ये N क्या रिप्रेजेंट करता है?
ऑलराइट, सो यहाँ पर कैसे चलेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी लिख सकता हूँ मैं, राइट? H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, और मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम आपको दिया ही है 100 ml, दैट इज 0.1 लीटर्स, तो इससे आपने मास निकाल लिया। समझ में आया कैसे हुआ ये? हाँ, ईशान सर्वेश तुम्हारा सही है, अमन तुम्हारा गलत है। देखो कहाँ पर एरर करा। .49 ग्राम्स वाले। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ में आया ये? ऑलराइट, चलो अगर आ गया है तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। इन सब चारों सिचुएशंस का मुझे पीएच निकाल के बताओ फटाफट। डिटरमाइन द पीएच ऑफ ऑल दीज 4 सॉल्यूशंस। ऑलराइट, सो पहले वाले का कितना आ रहा है? ये तो सबको ही आता है। ये तो मतलब अगर नहीं आता है तो फिर कुछ पढ़ा ही नहीं है आयनिक इक्विलिब्रियम में। पीएच 0.7 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में द आंसर रिमेन्स द सेम, क्योंकि HCl की नॉर्मेलिटी एन फैक्टर 1 ही होता है। तो HCl की नॉर्मेलिटी 0.2 नॉर्मल दिया है और एन फैक्टर 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब मोलैरिटी स्टिल 0.2 मोलर ही आ जाएगी, और उससे H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, और उससे आप पीएच निकाल लोगे। ठीक है, व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? सी ऑप्शन में हाँ ठीक है, अमान, प्रशस्त और ईशान तीनों का ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पर अब सी ऑप्शन में? ये भी एकदम सिंपल है। सी ऑप्शन में आपको जो दिया है वो डायरेक्टली मोलारिटी दे दिया है। मोलारिटी से आपने H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, और उससे आपने पीएच निकाल लिया। ठीक है, अब डी ऑप्शन में ईशान और अमान का ठीक है। प्रशस्त, डी ऑप्शन तुम्हारा गड़बड़ हो गया।
देखो डी ऑप्शन में दोबारा चेक करो। करेक्ट। सो यहाँ पर 0.7 वुड बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन जो दी है वो दी है 0.2 नॉर्मल, ठीक है। 0.2 नॉर्मल और एन फैक्टर दिया है 2, तो उससे मोलारिटी आ जाएगी H2SO4 की, ठीक है। मोलारिटी आने से अब आप H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, मोलर कितना रहेगा, और उससे आपका pH आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, आराम से लिखो नॉर्मलिटी से, क्योंकि आपने पूरा pH कैलकुलेशन मोलारिटी पे करा है, राइट। ऑलमोस्ट 2 महीने तक मोलारिटी यूज कर 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 pH कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया है, तो अचानक से चेंज नहीं हो जाएगा वो प्रैक्टिस। तो जो भी नॉर्मलिटी दी हुई है, ठीक है, पहले उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर लो और फिर अपना नॉर्मल तरीका आजमाओ, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इसके बारे में और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बट विद टाइम। यहां तक का लिख लिया सबने, ये चारों सोल्यूशन लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिस करना, अंडर रिएक्टिंग कंडीशंस कैसा रहेगा। नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में एन फैक्टर निकालना मैंने आपको बताया था, बट रिएक्टिंग कंडीशन में यहाँ पर कैसा हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ द एसिड इज द एक्चुअल नंबर ऑफ H+ इट विल गिव और टेक पर मॉलिक्यूल। एसिड के लिए गिव हो जाएगा और बेस के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ H+ मॉलिक्यूल इट विल एक्सेप्ट पर मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन। एक्चुअल में कितना H+ दे या ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है आपके सामने, ठीक है। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही होती और मैं आपसे अलग से पूछता H3PO4 का इन फैक्टर क्या है, तो आपका आंसर होता 3, क्योंकि आप बोलते हैं कि कैन गिव 3H+ पर मॉलिक्यूल। अगर मैं अलग से पूछता NaOH का इन फैक्टर कितना है, तो आप बोलते हैं सर 1, बिकॉज इट कैन गिव 1OH- पर मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रिएक्शन हो रहा है, अब इस रिएक्शन में मुझे बताओ व्हाट विल बी दी
n factors. करेक्ट. तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा. एक H प्लस दे रहा है और एक H प्लस ले रहा है. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, सो इसमें अब कैसा है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इसका, n फैक्टर 2 रहेगा. नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. मतलब अगर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर से Ca3PO4 होल ट्वाइस बन रहा होता, इफ दैट वुड हैव बीन द प्रोडक्ट, तो फिर H3 प्योर का n फैक्टर 3 रहता क्योंकि उसके तीनों H प्लस कंज्यूम हो रहे होंगे. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 2 रहता क्योंकि पर मॉलिक्यूल 2 H माइनस जा रहे होते. समझ में आया ये? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अच्छा, बेस्ड ऑन दिस नाउ अब आप नोटिस करना ये फॉर्मूलाज ध्यान में रख लो. सो यू रिमेंबर इन आयोनिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने इन सिचुएशंस के लिए पीएच कैलकुलेशंस देखा था, राइट, आयोनिक इक्विलिब्रियम में. एंड वहां पर मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला जो है अवॉइड करने के लिए यूज किया था, लाइक
ऐसे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। कई बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला ध्यान भी रखा था, ठीक है, बट I would have avoided this formula. I would have told you कि just focus on total moles upon total volume and then get the answer. बट अगर अब आपको यूज करना भी है वाला फॉर्मूला तो फिर करेक्ट तरीके से यूज करो, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी नॉट मोलैरिटी। n1v1 plus n2v2 upon v1 plus v2, right? Or if you want to write it in molarity, then use the n factors, n1 m1 v1 plus n2 m2 v2 upon v1 plus v2। एसिड प्लस एसिड मिला रहे हो या बेस प्लस बेस मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी मिला रहे हो, तो इस तरीके से आपको H प्लस या OH माइनस मिलेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इफ यू आर यूजिंग दोस फॉर्मूलाज। सर एक मिनट प्रीवियस क्वेश्चन निकालो। हाँ, ये लिख लो फटाफट। हाँ सर, दैट्स डन। ठीक है, लिखा सबने ये? सर वो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला बाकी। लिखो 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 फटाफट लिखो। ऑलराइट, क्लियर है? सर 1 more minute सर। डन सर। ऑलराइट, सो अब हम लोग n फैक्टर कैलकुलेशन में नेक्स्ट मिसलेनियस कैलकुलेशन देखेंगे। When multiple elements within a molecule undergo either oxidation or reduction, ठीक है, ये वर्ड क्रूशियल है। All of them either undergo oxidation or reduction, तो फिर हम लोग कैसा कैलकुलेशन करेंगे? The answer is nothing changes actually. You can still do the same calculation, like the definition is applicable, the calculation is applicable how we did for simple cases, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। If you notice this
एग्जाम्पल, सो यहाँ पर मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, आयरन जो है वो +2 से +3 जा रहा है, एंड कार्बन जो है वो +3 से +4 जा रहा है, बाकी सब स्पेक्टेटर है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो KMnO4 सिंपल केस हो गया जो हम पढ़ते आ रहे हैं, MnSO4 सिंपल केस हो गया, राइट, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फेरिक सल्फेट ये भी सिंपल केस हो गया, राइट, एक ही एलिमेंट है जिसका चेंज हो रहा है, बाकी सब स्पेक्टेटर है, एंड सेम गोज फॉर CO2। तो ये सब सिंपल केसेस हैं और इनके एन फैक्टर की कैलकुलेशन आप लोगों ने देखी हुई है। दिस वन ओवर हियर इज द मिसलेनियस केस दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। इसमें क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का एज वेल एज कार्बन का, ठीक है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है अब आपको, द आंसर इज नो प्रॉब्लम, अप्लाई द सेम डेफिनेशन, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। नेट चेंज कैलकुलेट करना है तो दोनों का कैलकुलेट करते हैं, आयरन +2 से +3 जा रहा है, और कितने आइटम है आयरन के, तो एक का चेंज और एक ही आइटम है। कार्बन +3 से +4 जा रहा है, एक का चेंज और कितने आइटम है, 2 आइटम है, इन दोनों को एड अप कर लिया और आपका एन फैक्टर का आंसर आ गया 3। समझ में आया ये? इस वाले केस को कैसे हैंडल करना है, फटाफट लिखो क्योंकि मुझे 2-3 एग्जांपल और कराना है, जल्दी जल्दी लिखो। नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो है यही है। लिख लिया? ऑलराइट, चलो जिसने लिख लिया अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो।
आ रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आइडेंटिफाई करो। नाइट्रोजन जो है वो +5 से +2 जा रहा है। आर्सेनिक +3 से +5 एंड सल्फाइड -2 से +6 जा रहा है। राइट, तो बाकी सब तो सिंपल हो गए। ये आपका मिसलेनियस 2 केस हो गया ना, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। हाँ हाँ, वो मूल कंसेप्ट का डीपीपी में रिडॉक्स वाले क्वेश्चंस है। पहले वो डीपीपी कर लेना ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वाला निकालना कैसे करना रहेगा। फिर उसके बाद में इस चैप्टर का नाम मूल कंसेप्ट पार्ट 2 ही है बेसिकली। हाँ, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। Is this clear with everyone? Right, सर्वेश। ठीक है, जिसका ये आ गया है इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, उसी का सेकंड पार्ट मान लो आप एक तरीके से। इट इज लाइक द सेम क्वेश्चन एज अबव बट स्टार्टिंग मतलब आस्क समथिंग एल्स फ्रॉम यू। फटाफट फटाफट।
ऑलराइट, आया आंसर आप लोगों का? यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन। इस वाले में थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं, चलो आपको। These are the oxidation states. Not sure if you would have been able to figure these out by yourself, but चलो मैंने हेल्प दे दिया आपको। ठीक है, ऑल्दो आपसे एक्सपेक्टेड था। अब मुझे इसमें लाइक लेड अजाइड आयन जो है उसका तो खैर आपको क्वेश्चन निकालने को बोल ही रहा है, मैं तो सबका आपको कह रहा हूँ कि इसमें से सबका मुझे एन फैक्टर निकाल के बताओ क्या क्या होगा, ईच वन ऑफ दीज का। गेट मी व्हाट द एन फैक्टर कैलकुलेशन वुड बी। क्वेश्चन का आंसर ठीक है सर्वेश, आपको करेक्ट आया है। हाँ राइट, सही है। ठीक है, लेड का मतलब ये मिसलेनियस
2 और ये मिसलेनियस 2, दोनों मिसलेनियस केस 2 में आ रहे हैं, और बाकी राइट हैंड साइड पे जो है सब सिंपल है. However, the definition and calculation remains the same. ठीक है, इसमें ये अजाइड आयन था और ये परमैंगनेट आयन था. ठीक है, वैसे तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना पढ़ लिए हो कि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था कि ये अजाइड आयन है, बट अभी नहीं हुआ तो ठीक है. परमैंगनेट तो खैर डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था, बेस्ड ऑन विच हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाले हैं, और ये इनके एन फैक्टर कैलकुलेशन है. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट है, लाइक किसी पर्टिकुलर एन फैक्टर कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो? ऑल राइट, हाँ हाँ ठीक है, सबको आ गया, ये क्लियर है? क्या कह रहे हो सर्वेश? फर्स्ट पेज प्लीज, मतलब कौन सा पेज? आज का फर्स्ट पेज, ये स्टार्टिंग में यही था आज का फर्स्ट पेज. सर इसमें वो सेकंड और थर्ड मेथड एक बार दिखा सकते हो, यही पे ये जूम आउट करके. और ये रहा थर्ड मेथड. ठीक है, यस सर, थैंक यू सर. चलो ऑल राइट, ठीक है. तो मैंने जो होमवर्क दिया आप ट्राई करो, फिर सैटरडे को डिस्कस करते हैं. चलो ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस. केवीपीवाई नहीं, आप लोगों को केवीपीवाई लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहिए जो जूनियर बैच के साथ में होगा. जूनियर बैच का जो केवीपीवाई होगा वो अलग चैप्टर्स पे फोकस करेगा, मतलब आप लोग वो सब पढ़ चुके हो. आप लोगों के लिए केवीपीवाई का कोई अलग से लेक्चर नहीं होने वाला है, बिकॉज आप लोगों का सिलेबस एनीवेज कवर हो ही रहा है और हो ही जाएगा बाय द टाइम नवंबर कम्स. ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए उनके साथ बैठना. ठीक है, चलो ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.